वो अभिक्रियाएं जो कि लिखने के लिए तो जरूरी आएंगी, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए। क्रियाशील वाले को उसके विलयन से मार के हटा के खुद जाके लग जाएगा। आपने देखा होगा कि जब भी आप 5 रुपए का या 10 रुपए का क्या लेते हैं, चिप्स का पैकेट लेते हैं दुकान से। हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल मास्टर क्लासेस। माय नेम इज तालिब और आप देख रहे हो मास्टर क्लासेस यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 10th साइंस का फर्स्ट चैप्टर है जो कि रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। इसको आज वन वीडियो में, मतलब एक वीडियो में, बहुत ही छोटा वीडियो में पूरा का पूरा चैप्टर वन शॉट में ख़त्म करेंगे, ठीक है। इसको पूरा का पूरा फिनिश करेंगे बहुत ही अच्छे से और सिर्फ उतना ही पढ़ेंगे जितना एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, ठीक। तो चलिए जल्दी जल्दी इस चैप्टर को अपने फिनिश करते हैं और फिर हम सबसे पहले जानेंगे कि ये चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो सबसे पहले ये जानेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है, फिर हम रासायनिक समीकरण को भी जान लेंगे। तो सबसे पहली बात कि रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है, मैंने इसकी डिफिनीशन लिख दी है, आप इसको ध्यान से देख लीजिए। मैं पढ़ता हूँ इसको। वह प्रक्रिया जिसमें नए पदार्थ का निर्माण होता है उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। समझे? इसका मतलब ऐसी प्रक्रिया जिसमें नए पदार्थ बनते हैं उन्हें रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। आपने इसको क्लास 9th में भी थोड़ा बहुत इसके बारे में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं, रासायनिक अभिक्रिया के एक आध दो एग्जाम्पल बताते हैं। मैं बता रहा हूँ आपको रासायनिक अभिक्रिया को उदाहरण, जैसे दूध से दही का बनना, ये भी एक रासायनिक अभिक्रिया के अंतर्गत आता है। आपने पाचन तंत्र में देखा होगा, जैसे भोजन का पाचन, ये भी एक तरह की रासायनिक अभिक्रिया है। श्वसन, हम जो सांस लेते हैं श्वसन, वो भी एक तरह की रासायनिक अभिक्रिया है। तो अभी हम इसमें देखने वाले हैं रासायनिक अभिक्रिया होती कैसे है। तो रासायनिक अभिक्रिया में नया पदार्थ बनता है, तो कुछ हम मिलाते हैं दो पदार्थों को, दो या दो से अधिक चीज़ों को मिलाते हैं तो कुछ एक नया बन जाता है, मतलब दो चीज़ें मिलकर एक नया पदार्थ बना लेती हैं, तो उसे बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया, ठीक। तो थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा कि रासायनिक अभिक्रिया हो क्या रहा है, चल क्या रहा है आखिर इसमें। तो ये ए और बी, मतलब ए की जगह पे कोई भी चीज़ हो सकता है, मतलब हमने दो चीज़ों को मिलाया और एक नया चीज़ बना है, इसे बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। तो आप जरा ध्यान से देखो, ये जो जिन चीज़ों को मिलाते हैं ना उसको बोलते हैं भैया अभिकारक। जिन चीज़ों को मिलाते हैं उसको बोलते हैं अभिकारक। और जो हमारा नया चीज बनता है उसको बोलते हैं हम उत्पाद। उसको क्या बोलते हैं? उत्पाद। तो हम एक या एक से ज्यादा, मतलब जितने भी अभिकारक ले सकते हैं, बहुत सारे अभिकारक मिलकर एक नया उत्पाद बना दें तो उसे बोलते हैं रासायनिक अभिक्रिया। एक ही उत्पाद जरूरी नहीं बने, और भी बन सकते हैं, वो डिपेंड करता है आपके अभिकारक कितने हैं, कौन कौन से हैं, ठीक है। उसके हिसाब से आपके उत्पाद भी ज़्यादा और कम हो सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है। अब आपको एक ठो एग्जाम्पल बताता हूँ रासायनिक अभिक्रिया के। देखिए एक एग्जाम्पल रासायनिक अभिक्रिया के मैं ले रहा हूँ। मान लो आपके पास सोडियम है। सोडियम को आपने देखा होगा, सोडियम बहुत ही क्रियाशील धातु होती है। अगर इसको पानी में डाल दिया जाए तो अगर आप ज़्यादा बड़ा टुकड़ा डाल देंगे तो विस्फोट भी हो सकता है, वैसे भी विस्फोट हो जाएगा, छोटा सा भी डालेंगे तब भी। तो सोडियम एक क्रियाशील धातु है। अगर हम सोडियम को क्लोरीन के साथ मिला दें, सोडियम को अगर हम क्लोरीन के साथ मिला दें, क्लोरीन एक हानिकारक गैस होती है, बहुत खतरनाक। सोडियम और क्लोरीन को मिलाया जाता है तो बनता है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड बनता है, सोडियम क्लोराइड। तो देखिए आपको देखो यहाँ पे मैंने इस दो चीजों को मिलाया है और एक नया चीज बन गया। ये दोनों क्या है? ये तो सोडियम है और ये क्लोरीन है। सोडियम और क्लोरीन मिलकर एक नई चीज बना रहे हैं जिसको सोडियम क्लोराइड बोलते हैं, और इसको तो हम रोज खाया करते हैं। ये भैया वही है, नमक। ये क्या है? सोडियम क्लोराइड। क्या है ये? नमक ही तो है। सोडियम क्लोराइड को नमक बोलते हैं, ठीक है, नमक ही है ये। तो आपको समझ में आ गया होगा कि रासायनिक अभिक्रिया होती क्या है। अब इसके बाद हम चलते हैं आपको बताने कि रासायनिक समीकरण क्या होते हैं। आप इसको नोट कर लीजिए, मैं इसको मिटाता हूं। तो रासायनिक समीकरण क्या होता है उस पर चलते हैं, ठीक है, इसको नोट कीजिए आप। हाँ, तो आइए अब हम देखते हैं कि रासायनिक समीकरण क्या होता है। दोस्तों हमने जान लिया कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। अब रासायनिक समीकरण को समझते हैं कि होता क्या है। तो जरा देखो ध्यान से, हमने अभी इसको लिखा था, मैंने इसको मिटाया नहीं, समझाना है मेरे को। देखो हमने लिखा सोडियम, हमने लिखा क्लोरीन, हमने लिखा सोडियम क्लोराइड, ठीक है। अब आप जरा सोचो कि हिंदी में इतना बड़ा सा लिख रहा है, ये भी इतना बड़ा था, ये भी इतना बड़ा था, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हमको लिखनी पड़ गई, तो हम क्या करेंगे। तो इसीलिए क्या किया गया
कि इस सोडियम का एक संकेत बनाया गया, क्या बोलते हैं उसको, संकेत बनाया गया। तो आपने 9th क्लास में इन सारे तत्वों के संकेत सीखे होंगे। जैसे सोडियम को Na बोलते हैं, सोडियम को क्या बोलते हैं, Na, और क्लोरीन को क्या बोलते हैं, Cl। जब दोनों मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, मिलते हैं तो वो तो Na और Cl मिल जाएंगे तो NaCl बन जाएगा। हालांकि यहाँ पे क्लोरीन Cl2 रहता है और यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ भी 2 से, ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी मैं समझाता हूँ आपको कि ये सोडियम और ये क्लोरीन, ये दोनों मिलकर एक नया उत्पाद बना रहे हैं, सोडियम क्लोराइड। तो देखो हमने इसको लिखा और इसको लिखा और इसको लिखा, तो हिंदी में मतलब लिखा तो थोड़ा बड़ा हो रहा है, तो क्या किया गया, इसको संकेत के रूप में लिख दिया। और यही को ही रासायनिक समीकरण बोलते हैं, इसी को ही क्या बोलते हैं, रासायनिक समीकरण बोलते हैं। तो अगर से इस संकेत के रूप में लिखना, सोडियम को संकेत के रूप में लिख दो, क्लोरीन को संकेत के रूप में, और सोडियम क्लोराइड को संकेत के रूप में लिख दो, तो उसे बोलते हैं समीकरण। ये शब्द समीकरण है, ये समीकरण, ठीक है। अब इसकी परिभाषा देखते हैं। जब किसी आयनिक, परिभाषा क्या है, इसको जानने के लिए बताया गया है कि रासायनिक समीकरण होता क्या है। जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों तथा उत्पादों को उनके संकेतों में समीकरण के माध्यम से प्रदर्शित किया जाता है तो उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो कहने का मतलब ये जो हिंदी में लिख रहा है, हम हिंदी में ना लिखें, उसके संकेत के रूप में लिख दें, तो उसे बोलते हैं रासायनिक समीकरण। तो उम्मीद करता हूँ ये दूसरा टॉपिक आपको रासायनिक समीकरण भी समझ में आया होगा। तो आपने जान लिया रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, रासायनिक समीकरण क्या होता है। अब हम देखते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है, कितने बहुत तरह की रासायनिक अभिक्रिया होती हैं। उनमें से आपके सिलेबस में कुछ अभिक्रियाएं दी गई हैं, हम उन्हीं को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इसको मिटाते हैं, फिर हम पहली अभिक्रिया लिखते हैं, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार नंबर 1। चलिए आप इसको नोट करिए। आइए रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार में हम सबसे पहला प्रकार देखते हैं, जो कि है संयोजन अभिक्रिया, ठीक है। तो आइए संयोजन अभिक्रिया को पढ़ते हैं। जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं, एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, तो उसे बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। समझ में आई बात। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं तो और अच्छे से समझ में आएगा। जैसे पहला हम ले रहे हैं हाइड्रोजन H2, दूसरा अभिकारक ले रहे हैं हम ऑक्सीजन O2। तो बनेगा क्या, इनकी अभिक्रिया होगी तो क्या बनेगा। देखिए हमने कहा संयोजन अभिक्रिया में जब दो या दो से अधिक अभिकारक, दो अभिकारक या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं, मतलब H2O बन जाए, एक नया उत्पाद बनाते हैं, एकल उत्पाद बनाते हैं, मतलब दो अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं, तो उसे बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। तो ये एक संयोजन अभिक्रिया है। यहाँ पे हम ऑक्सीजन 2 है, बैलेंस कर दे रहे हैं। बैलेंस करना आपको आता होगा, नहीं आता तो आप इसको डायरेक्टली याद कर सकते हैं, क्योंकि हम बैलेंस करने के लिए मेरे को अलग से वीडियो बनानी पड़ेगी, वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए बैलेंसिंग मैं किसी और वीडियो में आपको सिखा दूंगा, ठीक है। अभी मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, आपको समझ जाएगी, ठीक है। हाँ, तो आइए हम देखते हैं वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया क्या होती है कि जब, जैसा आपने संयोजन अभिक्रिया पढ़ा, दो अभिकारक मिलकर, दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं, तो उसे बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। लेकिन वियोजन अभिक्रिया में क्या होता है, उसका उल्टा, कि जब वह अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक, क्या होता है, दो या दो से अधिक सरल उत्पादों में बट जाता है। कहने का मतलब वह अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक दो या दो से अधिक सरल उत्पादों में टूट जाते हैं, ठीक है, तो उसे बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया। आइए इसका एग्जाम्पल देते हैं तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। जैसे कि हमारे पास है MgCO3। MgCO3, Mg को बोलते हैं मैग्नीशियम, CO3 कार्बोनेट होता है, मैग्नीशियम कार्बोनेट है ये पूरा। अगर मैग्नीशियम कार्बोनेट ही टूटकर दो या दो से अधिक अभिकारकों में, उत्पादों में टूट जाता है, तो उसे बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया। जैसे यहाँ पे बनेगा MgO और फिर एक और बनेगा CO2। ये है मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड है, और ये है कार्बन डाइऑक्साइड, ये है आपका कार्बन डाइऑक्साइड।
ठीक। तो ये मैग्नीशियम कार्बोनेट जो है वो टूट कर दो उत्पादों में, जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में बढ़ जाता है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया। ये बहुत ही छोटी छोटी अभिक्रियाएं हैं जो कि एग्जाम में डायरेक्ट पूछी जाती हैं। एज आप इसको एज अ छाप के आ सकते हैं, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे, 2-3 नंबर में आएगी, लिख सकते हैं आराम से। तो इसीलिए मैं इसको लिख लिख के पढ़ा रहा हूँ, लिखा दे रहा हूँ, जिससे आप इसकी नोट्स भी बना लें और अच्छे से एग्जाम में नंबर लेके आए। तो इसमें से इस चैप्टर में से कुछ एक दो अभिक्रियाएं जो कि लिखने के लिए तो ज़रूरी आएंगी। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। आइए स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं अगली अभिक्रिया जिसका नाम है विस्थापन अभिक्रिया। तो देखिए कितनी छोटी छोटी अभिक्रियाएं हैं, आप इसको जस्ट जैसे लिखा वैसे याद कर सकते हैं। ठीक है, तो विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है? ये एक तरह की दादागिरी वाली अभिक्रिया है। कहने का मतलब एक अधिक क्रियाशील तत्व होगा, मतलब एक तत्व है जो कि अधिक क्रियाशील तत्व होगा, वो ज़्यादा क्रियाशील होगा। वो क्या करेगा, कम क्रियाशील वाले को उसके विलयन से मार के हटा के खुद जाके लग जाएगा। जैसे पहले एग्जांपल देता हूँ फिर पढ़ता हूँ क्या लिखा है। जैसे मान लो हमारे पास Zn है। Zn क्या करेगा, एक तो CuSO4 का विलयन है, ठीक है, ये CuSO4 का विलयन है और ये Zn है। जब इन दोनों को मिलाएंगे ना तो Zn ज़्यादा क्रियाशील तत्व होने के कारण, ये ज़्यादा क्रियाशील है, तो ये क्या करेगा, कॉपर को उसके विलयन से विस्थापित करके खुद जाके उसमें मिल जाएगा और कॉपर को विस्थापित कर देगा। कैसे? जैसे यहाँ पे SO4 Zn के साथ था, SO4 जो है Cu के साथ था, तो Zn जाके उसको विस्थापित कर देगा, तो ये हो जाएगा ZnSO4 और क्या बाहर निकल जाएगा, Cu क्या होगा, अलग हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए Zn गया, Cu को हटा के उसकी जगह पे लग गया। कहने का मतलब ये ज़्यादा क्रियाशील था और इसने कम क्रियाशील वाले को विस्थापित करके उसके जगह पे उसका स्थान ले लिया। इस तरह की अभिक्रिया को बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। Zn का मतलब तो आपको पता ही होगा कि जिंक होता है, और ये CuSO4 का मतलब जानते होंगे, कॉपर सल्फेट होता है, कॉपर सल्फेट, और ये है जिंक सल्फेट। जब विस्थापित हो गया तो जिंक सल्फेट बन गया। यहाँ पे कॉपर सल्फेट था, अब यहाँ पे जिंक सल्फेट बन गया और यहाँ पे कॉपर अलग हो गया। ठीक है, तो आपको ये अभिक्रिया भी बहुत इजीली समझ में आई होगी और आप याद भी कर सकते हैं। अब आपको समझा देते हैं, वह अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व, Zn अधिक क्रियाशील था, अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके विलयन से विस्थापित कर देते हैं, तो इसे बोलते हैं, इस प्रकार की अभिक्रिया को बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। आप चाहे तो यहाँ पे लिख सकते हैं, इसे इस प्रकार की अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं, कहते हैं। ठीक है, आइए अब हम विस्थापन अभिक्रिया से आगे बढ़ते हैं, इसको आप नोट कर लीजिएगा, अगली अभिक्रिया पर चलते हैं। ठीक है, हाँ तो स्टूडेंट आइए, अब हम विस्थापन अभिक्रिया हम देख चुके हैं, अब हम देखते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। ये क्या वाला है? तो द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है कि इसमें आयनों का आदान प्रदान हो जाता है। मैं सोच रहा हूँ आयन, आप सोच रहे होंगे क्या होता है, क्लास 9 में आप पढ़े होंगे, लेकिन मैं फिर भी बताता हूँ। जो भी तत्व होते हैं, जैसे मान लो हमारे पास कोई भी तत्व है, HCl ही है, HCl, तो इसमें ना H क्या है, हाइड्रोजन है, और Cl क्या है, Cl क्या है, क्लोरीन है। H के पास प्लस आयन होता है और क्लोरीन के पास माइनस आयन होता है, तो ये प्लस और माइनस आपस में मिले होते हैं। तो इस तरह से इसमें क्या होता है, इसके पास आयन है, H प्लस आयन है, इसके पास Cl माइनस आयन है। ठीक है, तो क्या होता है जब ये कोई ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो अभिकारकों के बीच में आयनों का आदान प्रदान हो जाता है, मतलब बोलता है कि मेरा आयन तू रख ले, मैं तेरा आयन रख लेता हूं, तो इसे बोलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो आइए द्विविस्थापन अभिक्रिया को मैं उदाहरण देते हुए बहुत अच्छे से समझाता हूं। तो पहले एक बार पढ़ देता हूं कि वह अभिक्रिया जिसमें दो अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान हो जाता है, उसे क्या बोलते हैं, उसे ही द्विविस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। इस प्रकार की अभिक्रिया को द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। आप यहाँ पे लिख सकते हैं, इतना लिखा है मैंने, उसके बाद यहाँ पे आप लिख लेना, इस प्रकार की अभिक्रिया को द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अब इसका उदाहरण देखिए आप, कैसी अभिक्रियाएं होंगी। जैसे मान लो हमारे पास एक सोडियम है, NaOH है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसके साथ अगर हम HCl मिला दे, एक अलग वाला, एक दूसरा आयन मिला दे, दो आयन वाला,
HCl क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, HCl, इसको मिला दें तो देखिए इसके पास ये वाला तो प्लस आयन है और ये OH है जो माइनस आयन है, इसके पास ये क्या है, H प्लस आयन है और Cl क्या है, माइनस आयन है। तो इसमें आयनों का आदान प्रदान कैसे होगा, इसके प्लस वाला उसके माइनस वाले के साथ, इसका प्लस वाला उसके माइनस वाले के साथ चले जाएंगे और दोनों का आदान प्रदान हो जाएगा आयनों का। देखिए Na क्या जाएगा, Na क्या हो जाएगा, Cl के साथ जुड़ जाएगा तो NaCl बन जाएगा, जो कि क्या है, सोडियम क्लोराइड है। ये क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, इसको भी मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, आपको पता होगा ये बहुत तगड़ा अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और ये क्या है, सोडियम क्लोराइड, जो कि इसको हम नमक बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड जिसको हम नमक कहते हैं, ठीक है, बन जाएगा। और यहाँ से H जो है वो इस वाले H के, OH जो है ये इस वाले H के साथ मिलकर H2O बन जाएगा, H2O। तो देखिए इसमें बेसिकली क्या हुआ, आयनों का आदान प्रदान हुआ है, इसका प्लस आयन इसके माइनस आयन के साथ, इसका माइनस आयन इसके प्लस आयन के साथ जाके यहाँ पे उत्पाद बन गया है और ये H2O का जल कहते हैं, ठीक है। तो आपको दिखा होगा कि यहाँ पे आयनों का आदान प्रदान हुआ है। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया उसे कहते हैं कि जिसमें जिनके बीच अभिकारकों में जो आयन है उनका आदान प्रदान होता है, तो उसे बोलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो आपको समझ में आई होगी द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होती है। आइए इसके आगे वाली अभिक्रिया में हम चलते हैं। हाँ, तो आइए स्टूडेंट्स, अब हम ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों को साथ साथ में दो अभिक्रियाएं देखते हैं, क्योंकि ये दोनों साथ साथ ही पढ़ने वाली अभिक्रियाएं हैं, दोनों को साथ साथ पढ़ना चाहिए, जिससे आपको कॉम्बिनेशन करके कंपेयर करके पढ़ने में मज़ा आएगा और समझ में बाकायदा बढ़िया से आएगा, ठीक है। तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्या होती है कि वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है उसे बोलते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ठीक है। तो वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि तथा हाइड्रोजन का ह्रास मतलब हाइड्रोजन की कमी होती है उसे क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। आइए देखते हैं एक एग्जांपल, उदाहरण देखो इसका। जैसे मान लो हमारे पास कार्बन है, सी फॉर कार्बन, ये कार्बन है, कार्बन का संकेत है C। अगर हम इसको ऑक्सीजन के साथ मिलाते हैं तो ये बना लेगा CO2, जिसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड। आप सभी को पता है कार्बन डाइऑक्साइड बना लेगा, ठीक है। ये है आपका ऑक्सीजन, ये है आपका ऑक्सीजन। तो आपको समझ में आई होगी कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती क्या है। देखिए यहाँ पे कार्बन था और यहाँ पे ऑक्सीजन था। देखिए कार्बन के पास ऑक्सीजन नहीं था और यहाँ पे जैसे अभिक्रिया हुई इसके पास ऑक्सीजन आ गया, तो ये एक तरह की कौन सी है, इसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हो गई। तो इसे जब ऑक्सीजन की वृद्धि होती है तो उसे बोलते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया। और अपचयन क्या होता है, अपचयन क्या होता है, अपचयन का मतलब है कि ऑक्सीजन की कमी हो जाए, ऑक्सीजन की कमी हो जाए और हाइड्रोजन की वृद्धि हो जाए, ठीक है। चाहे ऑक्सीजन की कमी हो जाए तब भी वो अपचयन अभिक्रिया ही कहलाए। तो इसका उदाहरण देख लें। इसका उदाहरण मान लो हमारे पास जल था, H2O था, उसको हमने गर्म किया या विद्युत अपघटन किया तो क्या होगा, ये जल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में अलग अलग हो जाएगा, ठीक है। क्या होगा, ये जो जल है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग हो जाएगी, जल से हाइड्रोजन अलग हो जाएगी और ऑक्सीजन अलग हो जाएगी। तो देखो यहाँ पे ऑक्सीजन थी और यहाँ पे हाइड्रोजन के पास ऑक्सीजन खत्म हो गई, मतलब ऑक्सीजन की कमी हो गई। ऑक्सीजन की कमी यानी कि अपचयन, ऑक्सीजन की अधिकता यानी कि उपचयन, समझे। और हाँ एक बात और, ऑक्सीकरण को उपचयन भी बोलते हैं, मेरे मुंह से भी निकल गया और मैं बताना भी चाह रहा था कि ऑक्सीकरण मतलब ऑक्सीजन की अधिकता और अपचयन मतलब ऑक्सीजन की कमी। ऑक्सीकरण को उपचयन भी बोलते हैं, उपचयन का मतलब होता है ऑक्सीजन की अधिकता, ठीक है। तो इस अभिक्रिया को ध्यान में रखिएगा। इसके बाद जो अभिक्रिया बताने वाला हूं मैं, उसमें इन दोनों को मिक्स करके ही दिया गया होगा, जिसका नाम है रेडॉक्स अभिक्रिया। तो रेडॉक्स अभिक्रिया में बस इतना ही है कि जब ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया दोनों साथ साथ होती है तो उसे बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया, ठीक है। तो इसको मैं मिटाता हूं और आप इसको नोट कीजिएगा, मैं रेडॉक्स अभिक्रिया को लिखता हूं, ठीक है। आइए अब हम रेडॉक्स अभिक्रिया को सीखते हैं। रेडॉक्स अभिक्रिया कुछ नहीं, जो आपने अभी सीखा वही को रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। मतलब कि वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन
दोनों साथ साथ हो, उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। क्या मतलब? मतलब कि उसमें एक पदार्थ का ऑक्सीकरण हो रहा हो, मतलब ऑक्सीजन एक पदार्थ में अधिक हो रही हो, और दूसरी तरफ ऑक्सीजन की एक तत्व में ऑक्सीजन की कमी भी हो रही हो, मतलब ऑक्सीजन की अधिकता और कमी दोनों साथ साथ हो रही हो, तो उसे रेडॉक्स अभिक्रिया बोलते हैं। आइए रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण लिखते हैं। ये इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है ज़्यादा, ठीक है। रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण है, जैसे मान लो हमारे पास कॉपर ऑक्साइड है, Cu का मतलब कॉपर और O फॉर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन किसी के साथ जुड़ती है तो ऑक्साइड बोलते हैं इसको। तो ये हो गया कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड जो है वो, अगर कॉपर ऑक्साइड की अभिक्रिया अगर मैं हाइड्रोजन से करा दूं, H2 यानी कि हाइड्रोजन, तो होगा क्या कि ये जो कॉपर है वो अलग हो जाएगा और ऑक्सीजन इसके साथ जाके जुड़ जाएगी, मतलब इसमें अभिक्रिया होगी तो Cu और यहाँ पे H2O बनेगा। Cu यानी कि कॉपर और H2O यानी कि जल। आप जरा देखो इस अभिक्रिया में, तो Cu के पास CuO मतलब कॉपर के पास ऑक्सीजन थी, जैसे ही अभिक्रिया हुई हाइड्रोजन के साथ तो यहाँ पे ऑक्सीजन कम हो गई। तो आप यहाँ पे देख के बताओ यहाँ क्या हुआ है, देख के बताओ कमेंट करके कि यहाँ पे क्या हुआ है। इस वाले में देखो हाइड्रोजन के पास ऑक्सीजन नहीं थी, लेकिन अभिक्रिया जैसे ही हुई तो इसके पास ऑक्सीजन आ गई। तो यहाँ पे देख के बताओ इसकी यहाँ पे क्या हुआ है। तो आप देखोगे कि यहाँ पे जो है ऑक्सीकरण हुआ है, यहाँ पे क्या हुआ है ऑक्सीकरण, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन बड़ी है, ऑक्सीकरण हुआ है। इसको उपचयन भी बोलते हैं, इसलिए ऑक्सीकरण को उपचयन कहीं कहीं लिखा रहे हैं तो अब उससे कंफ्यूज नहीं होना, उपचयना, ठीक है। और यहाँ पे हुआ है अपचयन। अभी तो पढ़ा है हमने इसको, अभी इसको मिटाया है मैंने। तो यहाँ पे अपचयन हुआ है क्योंकि ऑक्सीजन की कमी हुई है, यहाँ पे उपचयन हुआ है क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन की अधिकता हुई है, ठीक है। तो ये होती हैं आपकी अभिक्रियाएं, लगभग समाप्त। सारी अभिक्रियाएं आपने पढ़ ली। अब दो छोटे छोटे टॉपिक्स बचे हुए हैं जिनको एग्जाम में 2 नंबर में 3 नंबर में पूछ लिया जाता है सिर्फ और सिर्फ लिखने के लिए। तो मैं उनको लिखता हूँ और समझाता हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत मस्त टॉपिक है। इसको मिटा के वही 2 टॉपिक जल्दी से छोटे छोटे बचे हुए हैं एक साथ में उन दोनों को लिख कर पढ़ा देता हूँ, जिससे ये चैप्टर हो जाएगा आपका फिनिश। मिटाते हैं इसको। आइए अब देख लेते हैं कि ये 2 टॉपिक इंपॉर्टेंट कौन से थे। वो थे संक्षारण और विकृति गंधिता, ठीक है। पहले तो हम जानेंगे संक्षारण क्या होता है और इससे कैसे बचा जा सकता है। संक्षारण, आपने देखा होगा कुछ लोहे के चीज़ों को जिसे अगर आप कुछ दिनों तक रख दें वैसे ही, या फिर पानी में रख दें या फिर कहीं नमी के संपर्क में रख दें, तो क्या होता है कि धीरे धीरे उस पर एक परत जमनी चालू हो जाती है, जिसको जंग कहते हैं, मूर्छा जिसको कहते हैं गांव में लोग। तो वो जो होता है उसे को संक्षारण बोलते हैं। क्या है ये कि जब कोई धातु को नमी, आर्द्रता, जिसको पानी कहते हैं, नमी, आर्द्रता आदि के संपर्क में आने पर क्या होती है, धीरे धीरे खराब होने लगती है। इसे ही संक्षारण कहते हैं। देखिए, जब कोई धातु नमी, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तो धीरे धीरे खराब होने लगती है, इसे ही संक्षारण कहते हैं। तो मेरे ख्याल से संक्षारण किसे कहते हैं आप इतना लायक हो गए होंगे कि किसी को समझा सकते हो, बता सकते हो, ठीक है। अब इसका उपयोग बचने के उपाय क्या करें जिससे संक्षारण नहीं होगा, क्या करें जिससे संक्षारण नहीं होगा, कोई धातु संक्षरित नहीं होगी, इसके लिए कौन सा उपाय करें। तो आपने देखा होगा कि जब भी कभी हम लोहे का गेट लेके आते हैं तो क्या करते हैं कि उस पर पेंट लगा देते हैं और कहते हैं कि दरवाज़ा अच्छा लग रहा है, अच्छा लगेगा। हालांकि दरवाज़ा तो शोभा बढ़ती है पेंट लगाने से, लेकिन उसका मेन मोटिव क्या है पेंट लगाने का? उसका मोटिव ये है कि जब हम पेंट कर देते हैं ना, तो वो जो लोहा था वो क्या होता है कि ऑक्सीजन के संपर्क से बच जाता है, यानी कि वो जो वायु में बहुत सारी आर्द्रता है, नमी है, उससे बचा रहता है पेंट करने से। पेंट क्या करता है, उसको प्रोटेक्शन देता है, तो जिससे वो धातु खराब नहीं होती, यानी कि लोहा खराब नहीं होता, हमारा दरवाज़ा खराब नहीं होता, ठीक है।
तो क्या किया जाए, लोहे को पेंट करके रख दे तो बच सकते हैं। उपाय बता रहे हैं कि संक्षारण से बचेंगे कैसे। तो संक्षारण आपने समझ लिया, इससे बचने के उपाय बता रहे हैं कि लोहे पर पेंट करके, लोहे पे क्या, धातु पर पेंट करके लिख दो, सभी की धातु के लिए हो जाएगा, धातु पर पेंट करके। और भी एक आध तरीका बताओ। एक तरीका और है कि इससे बचा जा सकता है, वो है उसको क्या किया जाए, धातु को, वो धातु के ऊपर क्या कर दें, धातु को तेल में डुबो के रखें, मतलब तेल से उस पे क्या कर दें, एक पॉलिश कर दें। ठीक है, तो बस आप एक तरीका लिख लीजिए, दूसरा तरीका मैं बोल दिया हूँ, आप लिखना चाहे तो लिख लेना। इसमें बचने के उपाय क्या है, अच्छा इसको पहले समझाता हूँ ये क्या है, विकृत गंधिता क्या है। आपने देखा होगा कि गांव में ही नहीं, घर में आपने देखा होगा कि कुछ तैलीय पदार्थ जैसे कि पकौड़ी हो गई और क्या बोलते हैं चिप्स वगैरह, ये सब सारी क्या होती हैं, जब इनको क्या किया जाता है, बनाया जाता है, तो ये कुछ समय बाद क्या होती हैं, जैसे 1 दिन 2 दिन रखें, बहुत ज़्यादा बता दिया हमने कम ही समय में, इससे जल्दी क्या होगी कि धीरे धीरे उनके स्वाद में, खाने में खराब नहीं लगेगी, स्वाद में और गंध में, सूंघने में क्या होगी, थोड़ा थोड़ा परिवर्तन आ जाएगा। पहले जब नई बनाए थे हमने, नई का मतलब जब हमने तला था उसको, तब वो बहुत अच्छी, मतलब उसमें गंध वंध नहीं थी, लेकिन जैसे ही कुछ दिनों बाद 1 दिन बीता, वैसे ही उसमें कुछ स्वाद में परिवर्तन आ गया, कुछ पहले जैसा स्वाद नहीं रह गया उसमें। तो परिवर्तन, स्वाद में परिवर्तन या गंध में परिवर्तन किसी तैलीय पदार्थ के होता है तो उसे बोलते हैं विकृत गंधिता। यहाँ पे फिर से पढ़ देता है, तैलीय सामग्री, वसा आदि को अधिक समय तक रखने पर उनकी स्वाद तथा गंध में परिवर्तन आ जाता है, इसे ही विकृत गंधिता कहते हैं। अब इससे बचने के उपाय बताओ, जरा बचने के उपाय बताओ, इससे कैसे बचा जाए, आप कमेंट करके बताना, मैं बताता हूँ। इससे बचने का उपाय ये है कि आपने देखा होगा कि जब भी आप 5 रुपए का या 10 रुपए का क्या लेते हैं, चिप्स का पैकेट लेते हैं दुकान से, शॉप से, तो क्या होता है, ये आप देखो कि अंदर जो उसमें प्रोडक्ट है, जो सामान रखा हुआ है, यानी कि जो चिप्स है आपकी, रहेगी इतू सी, लेकिन उस बाहर से देखने पर उसकी पन्नी देखोगे तो डबाडब ऐसा लगेगा भरा है पूरा चिप्स, बट उसको खोल के देखोगे तो रहेगा इतू सी। पता है उसको, उसमें कौन सी गैस भरी होती है, उसमें नाइट्रोजन गैस भरी होती है। तो किसी भी सामग्री को अगर हम नाइट्रोजन के संपर्क में रख दें तो क्या होगा, वो खराब होने से अधिक समय तक बच जाएगी। तो आपने देखा होगा फैक्ट्रियों में बहुत दिनों पहले से ही, बहुत जहाँ चिप्स बनती होंगी, जहाँ पैकिंग होती होगी, वहाँ पे आप देखोगे कितने दिन पहले से भरी होगी उसमें, लेकिन वो खराब नहीं होती। हमारे खाने तक जब तक हम खोलते हैं तो उसको वैसा ही स्वाद रहता है जैसा लगता है अभी बन के आई है। तो क्या करें, नाइट्रोजन के संपर्क में रख दें, नाइट्रोजन गैस के संपर्क में, नाइट्रोजन गैस के संपर्क में रख दें, गैस के संपर्क में रखें। दूसरा उपाय एक आठ और बता दो, दूसरा उपाय और एक आठ बता दो, वायुरोधी, मतलब जहां पे ऑक्सीजन ना जा सके, वायुरोधी बर्तन में रखें, उसको लिख लेना, इसको वायुरोधी बर्तन में रखें। ठीक है, तो थोड़ा ज़्यादा देर तक बचा जा सकता है, हालांकि नाइट्रोजन वाला ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, तो ये लास्ट टॉपिक था आपके इस चैप्टर का। तो आपको ये चैप्टर बड़ा ही अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने बहुत ही कम समय में, लगभग 25 से 30 मिनट में बहुत ही अच्छे से मैंने ये चैप्टर को आपको सारी अभिक्रियाएं, सारे कॉन्सेप्ट समझा दिए। इसके बाहर एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं बनेगा। इसमें जितनी भी अभिक्रियाएं हैं उनको अगर आप याद कर लोगे तो पक्का से इसमें से 1-2 अभिक्रियाएं लिखने के लिए आएंगी, जिससे आपका 2-3 5-6 नंबर आपको इस चैप्टर से मिलने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में किसी और वीडियो में, जिसमें हम अगले चैप्टर को पढ़ाएंगे। तो इसी के साथ अगला वन शॉट आएगा, जैसे कि आपकी ये वाला वन शॉट पे अगर जिस तरह से मुझे ये लगा कि ये वाला वन शॉट मेरा कामयाब हुआ है, तो उसी के जैसा मैं अगला वन शॉट भी कोई और चैप्टर का बनाऊंगा जो कि इंपॉर्टेंट होगा। आप किस चैप्टर को पढ़ना चाहते हैं मुझे कमेंट करके बताएं। ये भाई आपके लिए तुरंत ही वो नया चैप्टर लेके आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको नोट्स चाहिए तो कमेंट करके बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके।